औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टेस्ट के बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अ सेल विदाउट सेल वॉल इज़। अ सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर एनिमल सेल है और प्लांट सेल और फंगल सेल जो है इसमें सेल वॉल मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द सेल वॉल विच इज़ एक्सटेंडेबल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल आंसर है। प्राइमरी सेल वॉल सेल डिवीजन के दौरान एक्सटेंड होता है, इसमें एक्सटेंशन की एबिलिटी मौजूद है और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, मतलब ये लाइट को रिस्पांस भी देता है। इसके अलावा सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो एक्सटेंडेबल नहीं है और इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी मौजूद है। सो द करेक्ट आंसर इज़ प्राइमरी वॉल। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सेल वॉल। अच्छा, प्लांट सेल वॉल से रयान, सेलुलाइड और पेपर ये सारे जो है ये हम आइसोलेट कर सकते हैं। ये सेलुलोज की इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंस है। रेयन जो है ये क्लॉथिंग मटेरियल है। सेलुलाइड ये जो कैमरे में रील होता है वो ब्राउन कलर का, ये वो मटेरियल है। यहाँ पे ऑल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 है द सेल मेम्ब्रेन हैज़ फास्फोलिपिड प्रोटीन बोथ न्यूक्लिक एसिड। तो सेल मेम्ब्रेन जनरली इन दो मेन कंपोनेंट से बना है, फास्फोलिपिड्स, फास्फेटाइडल कोलिन या लिसिथिन भी इसको कहते हैं, और प्रोटीन्स है जो पोजीशन के बेस पे दो किस्म के होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंटली एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़। तो यहाँ पे जो मॉडल्स दिए गए हैं इसमें सबसे लेटेस्ट मॉडल और जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है वो सिंगर निकोलसन का है एंड दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन जो है ये सी ऑफ लिपिड है और इसमें प्रोटीन्स फ्लोट करते हैं, तो इसीलिए फ्लूइड जो है वो लिपिड्स को डायरेक्ट किया गया है, लिपिड को, और मोज़ेक जो है दैट इज़ फॉर प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 6 है द नंबर ऑफ लिपिड लेयर्स इन अ सेल मेम्ब्रेन इज़ 2। लिपिड के जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है इसके 2 लेयर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। क्वेश्चन नंबर 7 है आयनिक कंसंट्रेशन इज़ मेंटेन्ड बाय। ये सेल मेम्ब्रेन का काम है। अगर सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस हम देखें तो इसमें आयनिक कंसंट्रेशन, जिस तरह मैग्नीशियम है, कैल्शियम आयंस है, या सिंपल हम हाइड्रोजन आयंस कह लें, तो इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन का काम है, वो इसको मेंटेन रखता है। अगर सेल को हाइड्रोजन आयंस फॉर एग्ज़ाम्पल चाहिए तो इसको अलाउ करते, अगर नहीं चाहिए तो उसको स्टॉप कर देते। अगर सेल के अंदर कोई हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो ये इसको बाहर पुश करते हैं। तो इस तरह सेल मेम्ब्रेन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 है राइबोसोम कैन सिंथेसाइज व्हेन फ्री अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ। अच्छा, राइबोसोम जो है ये दोनों फॉर्म्स में प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है, लेकिन ये है कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो है वो या तो फ्री राइबोसोम प्रोड्यूस करेंगे या अटैच राइबोसोम। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द फ्री राइबोसोम। क्वेश्चन 9 है द फंक्शन इररिलेवेंट टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इररिलेवेंट का मतलब ये कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है। तो डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक सब्सटेंस को हार्मलेस बनाना, ये इसका रोल है। लिपिड प्रोडक्शन इसका रोल है। ट्रांसपोर्ट इसका रोल है, और सी इज़ द राइट आंसर। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो SER का काम नहीं है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। क्वेश्चन नंबर 10 है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और सेल मेम्ब्रेन के साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन सेल न्यूक्लियस के साथ नहीं होता। क्वेश्चन 11 है मेजर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज़। अच्छा, साइटोप्लाज्म का जो मेजर पोर्शन है वो सॉल्युबल पार्ट है,
और इसमें मटेरियल जो है वो डिज़ॉल्व फॉर्म में होते हैं। बाकी जो कंटेंट्स है उस इनसॉल्युबल पार्ट या ऑर्गेनिक सब्सटेंस या जेल पार्ट जो है वो इसी सॉल्युबल पार्ट के कंपोनेंट्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सॉल्युबल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अटैचमेंट ऑफ सिस्टर्ना अकर एट। ये जो डिक्टियोसोम होता है गाल्जी अपरेटस में, इसके दो मेजर फेसेस है। एक एक को हम डिस्टल फेस कहते हैं और एक को प्रॉक्सिमल फेस कहते हैं। जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें डिस्टल फेस और मैच्योरिंग फेस जो है देट इज़ दीज आर यूज्ड फॉर द ट्रांस फेस, जो न्यूक्लियस से दूर है सेल मेम्ब्रेन के साइड पे, और सिस फेस जो है वो साइड है जो न्यूक्लियस के साइड पे होता है। अच्छा, नया सिस्टर्ना जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटेच होगा वो इसी साइड पे अटैच हो जाता है। क्वेश्चन 13 है डीएनए कैन बी फाउंड इन। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। अगर आप क्लोरोप्लास्ट को देखें तो इसमें हम कहते हैं ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इसका मतलब ये कि इट हैज़ इट्स ओन डीएनए। अगर सेल को देखें तो इट मस्ट हैव डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ देम कैन हैव डीएनए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन। यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए ऑप्शन बी जो है ग्लूकोज सिंथेसिस डाला गया है। ग्लूकोज सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया का काम नहीं है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन जो है देट इज़ मतलब उसको एटीपी में कन्वर्ट करना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। तो द करेक्ट आंसर इज़ एटीपी सिंथेसिस। और ये ऑलरेडी नोन है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होता है एंड दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एटीपी सिंथेसिस। क्वेश्चन 15 है ऑर्गेनिजम्स दैट कैन यूज क्लोरोफिल इन रिस्पायरेशन मस्ट बी। ऑप्शन ए है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट, बोथ, सी डी में है नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर डी है नन ऑफ दीज। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो स्टेटमेंट में क्लियर लिखा है कि ऑर्गेनिज्म दैट कैन यूज क्लोरोफिल इन रिस्पायरेशन प्रोसेस। तो रिस्पायरेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म क्लोरोफिल को यूज़ नहीं करता। क्लोरोफिल जो है दैट इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो अगर यहाँ पे रिस्पायरेशन की जगह फोटोसिंथेसिस होता तो फिर बोथ करेक्ट आंसर। अभी चूँकि रिस्पायरेशन प्रोसेस लिखा है तो हियर द आंसर इज नन ऑफ दिस, डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 है द एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम आर। लाइसोसोम जब हम पढ़ते हैं तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसको हम हाइड्रोलेज भी कहते हैं और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका सी है, दैट इज़ हाइड्रोलेज। क्वेश्चन 17 है द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप्स इन ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज में एक कार्बन जो 1 है वो कार्बोनाइल कार्बन है, बाकी 5 जो रिमेनिंग कार्बन है इसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर, दैट इज़ 5। एक ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं। क्वेश्चन 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हाइड्रोलिसिस। डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन, वाटर एडिशन, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर लॉस है। कंडेंसेशन में लार्ज मालिक्यूल बनता है और इसमें वाटर लॉस होता है, और हाइड्रोलिसिस में ब्रेकडाउन होता है और इसमें वाटर की एडिशन होती है। तो सी इज़ द राइट आंसर कि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में वाटर रिक्वायर्ड होते हैं, वो ऐड होंगे और लार्ज मालिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी। 19 है फास्फोलिपिड्स आर मोर एबंडेंट इन। सिंपल क्वेश्चन है, लिपिड सेल मेम्ब्रेन का जो मेन कंपोजिशन है वो लिपिड है और उसमें जो टाइप है लिपिड्स का वो लिसिथिन या फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है या फास्फेटाइडल कोलिन भी इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अगर मौजूद भी हो तो इसकी नंबर इतनी नहीं है कि हम इसको एबंडेंट कह सकें। तो मोस्ट एबंडेंट जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। क्वेश्चन 20 है अ फैटी एसिड विच इज एबिलिटी टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन इज। उसको हम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, कोई भी फैटी एसिड जिसमें हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हो। क्वेश्चन 21 है स्टडीइंग एंजाइमेटिक एक्शंस।
हैंड शेकिंग रेफर्स टू, अच्छा दो मॉडल्स है, एक लॉक एंड की मॉडल है और एक इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस है। लॉक एंड की मॉडल में एंजाइम और सबस्ट्रेट को लॉक और की तरह उसको रिजेंबल किया गया है, और सबस्ट्रेट जो इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस है इसको हैंड शेकिंग के साथ कंपेयर किया गया है। हैंड एंड ग्लव्स भी हो सकता है लेकिन दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द कोर्स, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 22 है व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सी द एंजाइम रेट विल, अच्छा ये कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एंजाइम एक्टिविटी में इंक्रीज आ रहा है, और अगर किसी भी टेम्परेचर से हम 10 डिग्री इंक्रीज कास करेंगे तो उससे एंजाइमेटिक एक्शन जो है वो 2 टाइम्स बढ़ते हैं। मतलब अगर एक एंजाइम है और वो एक रिएक्शन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म कर रहा है तो वही एंजाइम 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 रिएक्शन परफॉर्म करेगा। क्वेश्चन 23 है एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर्स द एक्टिविटीज विल स्टॉप, अच्छा कोई भी ऐसा टेम्परेचर नहीं है जिस पे एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाए। ज़ीरो को डिस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, KP के टेक्स्ट बुक में ये क्लियर लिखा है कि ज़ीरो टेम्परेचर पे एक्टिविटी स्टॉप नहीं होंगे बल्कि स्लो हो जाते हैं। यहाँ पे नन आंसर हैं। क्वेश्चन 24 है ड्यूरिंग फीडबैक इनहिबिशन द इनहिबिटर्स आर, अच्छा फीडबैक इनहिबिशन में इनहिबिटर जो है जो प्रोसेस को स्टॉप करने वाली बॉडी वो प्रोडक्ट्स खुद होते हैं। प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और वो एंजाइम एक्टिविटीज़ को स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन 25 है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स द H2O2 विल ब्रेक विद, यहाँ पे ऑप्शन ए 86 किलो जूल इज़ अ डिस्ट्रक्टर यूज़ किया गया है। अगर एंजाइम हम ऐड करेंगे तो वो 1 किलो जूल पे एंजाइम एक्शन एक्टिविटीज़ काज हो सकती है। विदाउट एंजाइम ये 86 किलो जूल रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन 26 है विच वन इज़ टॉक्सिक सब्सटेंस, वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये टॉक्सिक सब्सटेंस, ये हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, ये कोरोजन काज करता है और इसकी ब्रेकडाउन ज़रूरी है, तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 27 है द pH ऑफ पेप्सिन इज, ये एसिडिक है। अगर आप ने डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाए या इसी चैप्टर 3 के टेबल में देखें तो पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, और जब स्टमक का मीडियम एसिडिक हो दे विल बी एक्टिव। ए इज़ द राइट आंसर। द ग्रुप ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन विच एंजाइम वर्क इज, ग्रुप ऑफ रिएक्टेंट ऑन विच एंजाइम वर्क इज ऑप्शन ए सबस्ट्रेट इसका करेक्ट आंसर है। 29 है विच ऑफ द सब्सटेंस कैन बाइंड टू फ्रेमवर्क ऑफ द एंजाइम, अच्छा फ्रेमवर्क के साथ इनहिबिटर बाइंड हो सकते हैं, सी इज़ द राइट आंसर। इसमें सबस्ट्रेट तो एंजाइम के साथ बाइंड हो सकते हैं लेकिन वो फ्रेमवर्क के साथ नहीं, वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेंगे। क्वेश्चन 30 है एग एल्ब्यूमिन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, बी इज़ द राइट आंसर दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद, अच्छा यहाँ पे आप देखें तो H2O इज़ अ कॉमन डिस्ट्रक्टर, क्योंकि बल्कि आप देखें कि जब भी हम फोटोसिंथेसिस के लिए कोई रिएक्शन करते हैं लिखते हैं तो हम लिखते हैं CO2 प्लस H2O, तो यहाँ पे जो CO2 प्लस H2O लिखा जाता है दैट इज़ नॉट द रिएक्शन, वो एक इक्वेशन दिया गया है जो जनरली कंपोनेंट है और इसके आगे प्रोडक्ट है। नॉर्मली ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है और 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है डार्क रिएक्शन में, सो द राइट आंसर इज नॉट H2O, दैट इज RuBp, सी। क्वेश्चन 32 है लोकेशन ऑफ फोटोसिस्टम कैन बी, अच्छा फोटोसिस्टम चूँकि लाइट रिएक्शन के साथ रिलेटेड है और लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है तो इसलिए ग्रेना इज़ द राइट आंसर। इस तरह कोई और भी कंपोनेंट हो सकती है, मतलब लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, ग्रेना में, दूसरा कोई ATP सिंथेसिस कहाँ पे होता है, ग्रेना में होता है,
इसके अलावा NADPH2 प्रोडक्शन, कोएंजाइम Q प्लास्टोक्विनोन कहाँ पे लोकेट कर रहा है, ये सारे जो लाइट रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उसका आंसर ग्रेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे है, एक्चुअल प्लेस ऑफ लाइट रिएक्शन इन क्लोरोप्लास्ट इज ग्रेना। इसका भी करेक्ट आंसर ग्रेना है। नॉर्मली लाइट ट्रैपिंग मैकेनिज्म जो है वो ग्रेना में होता है और डार्क रिएक्शन वो स्ट्रोमा में होगा। क्वेश्चन 34 है, पार्ट ऑफ क्लोरोफिल विद नो रोल इन फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इसमें ग्रेना लाइट रिएक्शन में हेल्प कर रहा है, स्ट्रोमा जो है वो डार्क रिएक्शन में, एंड देयर इज नो डायरेक्ट रोल ऑफ इंटरग्रेना। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर इंटरग्रेना है। क्वेश्चन 35 है, फोटोलाइसिस इज ब्रेकडाउन ऑफ, ये वाटर की ब्रेकडाउन है और लाइट की मदद से है। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। इसमें वाटर के ऊपर जब सनलाइट आ जाता है तो ये हाइड्रोजन आइंस प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और इसके इलेक्ट्रॉन वो भी रिलीज हो जाते हैं। इसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं। 36 है, टू कैलकुलेट द एक्शन स्पेक्ट्रा विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प। एक्शन स्पेक्ट्रा को मालूम करने के लिए सिंपली हम ऑक्सीजन कंटेंट्स को फोटोसिंथेसिस के बाद कलेक्ट करने के बाद हम मालूम कर सकते हैं कि कितना फोटोसिंथेसिस हुआ या एक्शन स्पेक्ट्रा कितना है। फर्स्ट ऑप्शन को एज अ डिस्ट्रैक्टर यूज़ किया गया है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को मालूम करने के लिए यूज़ होता है। मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, while oxygen content can be used to measure